हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बायोटेक्नोलॉजी सीरीज में प्लांट टिश्यू कल्चर को देखते हैं कि प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है और कैसे बायोटेक्नोलॉजी में इसका यूज किया जाता है। देखो, प्लांट टिश्यू कल्चर मतलब किसी प्लांट के टिश्यू को हम लेंगे और उसे कल्चर करेंगे। कहाँ कल्चर करेंगे? कल्चर मीडिया में करेंगे। कल्चर मीडिया यूज किया जाता है। यहाँ कल्चर मीडियम यूज किया जाता है जिसमें पूरे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वही न्यूट्रिएंट्स जो सोइल में प्रेजेंट है, जो एक किसी प्लांट की सेल को ग्रो करने के लिए जरूरी है। तो वो सब न्यूट्रिएंट्स, वो सब इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, वो सब विटामिन्स, वो सब इस मीडियम के अंदर हम प्रोवाइड करते हैं और एक कंट्रोल एनवायरनमेंट देते हैं। ठीक है, कंट्रोल एनवायरनमेंट अगर हम प्रोवाइड करेंगे तो उसमें फिर एक लेबोरेटरीज में हम जब नए प्लांट बनाएंगे उसे हम कहेंगे प्लांट टिश्यू कल्चर। ठीक है। अच्छा, हम ये करते क्यों है कि लेबोरेटरीज में क्या बनाने की जरूरत पड़ गई? एक्चुअली क्या होता है कि कुछ प्लांट जो है वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं। कुछ प्लांट की स्पीसीज है जो एक साथ जल्दी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हमें अगर प्लांट चाहिए तो वो नहीं बना पाते हैं। कुछ जो है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं हो पाते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं और इतने ज्यादा नहीं कर पाते हैं, या सेक्सुअल में भी अगर बीज बनते हैं, सीड बनते हैं, तो वो ज्यादा पौधे नहीं बना सकते हैं। इसके अलावा टाइम ज्यादा लगता है। यहाँ टिश्यू कल्चर में हम बहुत ही कम टाइम में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हम प्लांट्स को तैयार कर सकते हैं। तो देखते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर होता क्या है। पहले प्लांट टिश्यू कल्चर क्या है? प्लांट टिश्यू कल्चर का मतलब होता है कि किसी प्लांट के एक हमने कोई भी ऑर्गन ले लिया, कोई भी टिश्यू ले लिया, कोई भी एक सेल ले ली, उस सेल को लेकर एक कल्चर मीडियम के अंदर, कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर उसको ग्रो करना और उससे एक पूरा प्लांट को बना देना प्लांट टिश्यू कल्चर है। ठीक है। तो इन विट्रो कंडीशन होती है, मतलब लेब्स के अंदर हम किया जाता है। एसेप्टिक कल्चर होता है, कल्चर पूरा जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी हार्मफुल बैक्टीरियाज वगैरह है उनसे फ्री होता है। ठीक है। और उससे हम फिर होल प्लांट, पूरा का पूरा प्लांट बना लेते हैं। यही प्लांट टिश्यू कल्चर का कॉन्सेप्ट होता है। तो यार देखो, ऐसे ही कुछ इस तरीके से ये यहाँ पर ये बने हुए हैं जार्स, इसके अंदर प्लांट्स को उगाया हुआ है। तो ये प्लांट टिश्यू कल्चर का ही कॉन्सेप्ट होता है। अब इसके एडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर के? प्लांट टिश्यू कल्चर का जो एडवांटेज है, इसमें मैंने सबसे पहले बताया था कि किसी भी शॉर्ट टाइम के अंदर हम बहुत सारे प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लेब के अंदर जो है उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, तो उनकी डेवलपमेंट या उनकी ग्रोथ जो है वो अच्छे होती है फेवरेबल कंडीशन के अंदर। तो बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा प्लांट मिल सकते हैं। ठीक है। और स्मॉल अमाउंट चाहिए होता है हमें इनिशियली प्लांट टिश्यू का, मतलब हमें केवल 1 या 2 सेल या फिर एक टिश्यू चाहिए, छोटा सा कोई भी पार्ट, और उससे हम बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। ठीक है। नया जो प्लांट होता है वो बिल्कुल वायरस फ्री होता है, कोई भी उसमें डिजीज नहीं होती है, क्योंकि सब कुछ एसेप्टिक कंडीशन थी पूरी। हमने जब इसको ग्रो करा है ना, पूरा एनवायरनमेंट इसके फेवरेबल था, ह्यूमिडिटी हो, टेम्परेचर हो, कुछ भी जो इसे चाहिए था वो हमने सब इसको प्रोवाइड करवाया। तो ये वायरस फ्री होते हैं, डिजीज नहीं लगती है कोई। ठीक है। इसके अलावा हम पूरे साल ये मतलब जो हमारा सीजन बाउंड नहीं होता। जैसे हम अगर कोई क्रॉप फील्ड में लगाते हैं तो वो सीजन वाइज लगाते हैं, खरीफ की खरीफ में लगाते हैं, रबी की रबी में लगाते हैं, या जायद की हम जायद में लगाते हैं। तो हमें टाइम का इंतजार करना पड़ता है, पर्टिकुलर सीजन का इंतजार करना पड़ता है। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, हम चाहे रबी की क्रॉप हो चाहे खरीफ की क्रॉप हो, पूरे साल भर इसे लगा सकते हैं, क्योंकि हम तो वैसे भी उसे फेवरेबल कंडीशन दे रहे हैं। तो टेम्परेचर ज्यादा है कम दे देंगे, ह्यूमिडिटी दे देंगे, है ना, वाटर जिसको जितना चाहिए हम उतना प्रोवाइड कर देंगे। तो इसमें बाउंडेशन नहीं है किसी भी सीजन में इसको लगाने की। ठीक है। और बहुत कम जगह चाहिए होती है जिसमें कई सारे प्लांट आ जाते हैं। अगर हम वही सब चीजें लगाएं, वही सब चीजें अगर फील्ड में लगाएं तो हमें बहुत ज्यादा जगह चाहिए होती है, क्योंकि अगर हमें हजार प्लांट लगाने हैं तो हमें एक छोटी सी लेब के अंदर हम इसको ग्रो कर सकते हैं। वहीं अगर हम इसको फील्ड में लगाएंगे तो फील्ड में हमें बहुत बड़ा एरिया चाहिए होता है इसके लिए। ठीक है। तो हमें टाइम भी कम लगता है, इसके अलावा हमें स्पेस भी कम लगता है। तो इस तरीके से प्लांट टिश्यू कल्चर के हमें कई सारे एडवांटेज हमें मिल जाते हैं, इसलिए प्लांट टिश्यू कल्चर का यूज किया जाता है। अब प्लांट टिश्यू कल्चर किस प्रिंसिपल पर काम करता है? देखो, प्लांट टिश्यू कल्चर में
एक प्रिंसिपल तो ये है कि वो जो पर्टिकुलर हमने सेल ली है या वो पर्टिकुलर जो हमने कोई भी टिश्यू लिया है प्लांट का, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो पूरा का पूरा एक प्लांट उससे तैयार हो सके, पूरा का पूरा प्लांट या पौधा जो है वो उससे तैयार हो सके। ठीक है, अगर उसमें ये कैपेसिटी नहीं होगी, क्योंकि हमारा पूरा प्लांट टिश्यू कल्चर सेल या टिश्यू पर ही डिपेंड है, तो इसके अंदर यह कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो होल प्लांट या पूरा का पूरा प्लांट तैयार कर सके, और इस कैपेसिटी को ही हम कहते हैं टोटीपोटेंसी। तो टोटीपोटेंसी होनी चाहिए। ठीक है, तो किसी भी, और इसके अलावा प्लास्टिसिटी होनी चाहिए। प्लास्टिसिटी मतलब किसी भी सेल का डिफरेंट अगर एनवायरनमेंट में जाए तो उस हिसाब से वो अपने फिनोटाइप चेंज कर ले, तो प्लास्टिसिटी जरूरी होती है। ठीक है, सिंगल सेल, प्लांट सेल, विदाउट सेल वॉल, पीस ऑफ लीव, हम कुछ भी ले सकते हैं जिसको हम कल्चर मीडिया में ग्रो करते हैं, वहां न्यूट्रिएंट, हार्मोन्स वगैरह सब अवेलेबल होते हैं। तो प्रिंसिपल यही है कि सेल के अंदर प्लास्टिसिटी होनी चाहिए, मतलब कैपेसिटी टू डेवलप ए होल प्लांट, और प्लास्टिसिटी होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक्सप्लांट क्या होता है। एक टर्म आता है प्लांट टिश्यू कल्चर में, एक्सप्लांट। एक्सप्लांट का मतलब है एनी टिश्यू, एनी सेल। इनिशियली जो हम कोई टिश्यू या सेल लेते हैं, क्योंकि हमें अगर ग्रो करवाना है तो हमने जैसे पहले बताया कि किसी भी न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर अगर हम उसको ग्रो करवाएंगे, किसी भी न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर हम उसको ग्रो करवाएंगे, किसको ग्रो करवाएंगे? कोई एक टुकड़ा लाके रखना पड़ेगा हमें प्लांट का, कोई एक सेल लाके रखनी पड़ेगी, कोई एक टिश्यू लाके रखना पड़ेगा। तो इनिशियली जो हम सेल या टिश्यू लाके रखते हैं उसे हम एक्सप्लांट कहते हैं। ठीक है, तो प्लांट का वो कोई भी पार्ट हो सकता है। ठीक है, कोई भी पार्ट प्लांट का पार्ट हो सकता है जिसको हम लाके उससे पूरा प्लांट जो ग्रो कराते हैं उसके अंदर कैपेसिटी होती है, पोटेंशियल होता है, उसे हम एक्सप्लांट कहते हैं। अब एक्सप्लांट कुछ भी हो सकता है, कोई भी एपिकल मेरिस्टेम हो सकता है, रूट का पार्ट हो सकता है, शूट का पार्ट हो सकता है, कोटिलिडन हो सकते हैं, एम्ब्रियो हो सकता है, लीफ डिस्क, लीफ ब्लेड, पेडिसेल, पेटियोल, एंथर, पोलन, कुछ भी हम इसका यूज कर सकते हैं एज ए एक्सप्लांट, जिससे हम प्लांट तैयार करना है। तो देखो यहाँ एक डायग्राम में दिखा भी रखा है कि कोई पीस, ये कोई प्लांट है, इससे हमने छोटा सा एक टुकड़ा अलग किया और इस टुकड़े को हमने ट्रांसफर कर दिया किसके अंदर, हमारी बैटरी प्लेट के अंदर। ठीक है, या फिर कोई भी सेल हमने अलग की और उसको ट्रांसफर कर दिया। तो इस तरीके से एक्सप्लांट में हम कुछ भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अब एक्चुअली इसकी क्या है, कुछ स्टेप होती है, वो स्टेप हम देखते हैं, लेकिन पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि किन किन चीजों की यहाँ जरूरत पड़ती है। एक स्टेलाइजेशन की हमें जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमने अगर कोई प्लांट लिया, कोई एक्सप्लांट लिया, कोई भी प्लांट का टुकड़ा लिया, अब उस प्लांट के टुकड़े में अगर कई सारे, मान लो कोई डिजीज लग रही है तो वायरस इन्फेक्शन है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल ऊज हमें दिखाई दे रहे हैं, पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, कई सारी डिजीज अगर हो रही है, तो ऐसा एक्सप्लांट हमें, क्योंकि हम इससे अगर प्लांट बनाएंगे तो वो भी डिजीज वाला होगा या उसमें भी जो है डिजीज लग जाएगी। इसके लिए हमें उसे सरफेस स्टेलाइजेशन करना पड़ता है, उसकी सरफेस को साफ करना पड़ता है, या हम जो भी इक्विपमेंट यूज करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर, लेबोरेटरीज के अंदर, उन इक्विपमेंट्स को भी हमें साफ करना पड़ता है ताकि उसमें कोई इन्फेक्शन ना हो। देखो पूरी एसेप्टिक कंडीशन होती है प्लांट टिश्यू के अंदर, टिश्यू कल्चर के अंदर हमें पूरी सभी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि बिल्कुल भी कोई भी इन्फेक्शन ना हो, कोई भी बिल्कुल वायरस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन ना हो। तो इसके लिए हम सोडियम हाइपोक्लोराइड, अल्कोहल, ब्रोमीन वाटर या अल्कोहल का यूज करते हैं एक्सप्लांट के लिए। एक्सप्लांट या मतलब कोई प्लांट टिश्यू हम तोड़ कर लाए तो उसे पहले हम इन किसी भी एक से स्टेलाइज करेंगे ताकि वो वायरस फ्री, बैक्टीरिया फ्री हो जाए। ठीक है, फ्लेम स्टेलाइजेशन होता है, एक मतलब एक फ्लेम होती है, एक मोमबत्ती जैसी एक चिमनी होती है और उससे फ्लेम निकलती रहती है। तो हम कभी कल्चर मीडिया को अगर ट्रांसफर करते हैं तो इस फ्लेम से उसके मुंह को गर्म कर देते हैं किसी भी फ्लास्क के, ताकि वहां बैक्टीरिया ना रहे। ठीक है, एक ऑटोक्लेविंग होती है। ऑटोक्लेव जो होता है वो एक कुकर जैसा होता है, जैसे हमारा कुकर होता है उसी तरीके से एक ऐसी बड़ी सी मशीन होती है, इसमें डिफरेंट मीटर्स और प्रेशर गेज वगैरह लगे होते हैं। यहाँ पानी भरा जाता है और इसके अंदर किसी भी मीडियम को रखा जाता है ताकि वो स्टेलाइज हो जाए। एक लेमिनार एयर फ्लो, एक डब्बा सा होता है, इसके अंदर हम जो भी वर्क करते हैं, या तो किसी भी कल्चर मीडिया को ट्रांसफर करना है
ठीक है, एक्सप्लांट को हमें स्टरलाइज करना है तो वो सब इसके अंदर करते हैं। इसके अंदर एक एयर बहती रहती है और वो एयर बिल्कुल क्लीन होती है, यूवी बल्ब लगा होता है ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो, तो ये क्लीन एयर बहती रहती है। सब कुछ बिल्कुल एसेप्टिक कंडीशन का पूरा ध्यान रखा जाता है किसी भी हमें उसके अंदर प्लांट टिश्यू कल्चर अगर हम कर रहे हैं तो लेबोरेटरीज के अंदर पूरी क्लीननेस का पूरा ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, तो ये सरफेस स्टरलाइजेशन जरूरी होता है सभी इक्विपमेंट्स के लिए भी, एक्सप्लांट के लिए, और जो चीजें हम यूज कर रहे हैं, इवन हमारे हाथ भी और हमारा शरीर भी पूरा स्टरलाइज होना जरूरी है। अब मैं कई बार यूज कर रहा हूं वर्ड कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया क्या होता है? जैसे फील्ड में सोइल होती है जहां प्लांट ग्रो किया जाता है, वैसे ही लेबोरेटरीज में प्लांट के लिए सोइल का काम करता है ये कल्चर मीडिया। ठीक है, इस कल्चर मीडिया का काम है प्लांट की सोइल होती है। ठीक है, मान लो कोई ये पेट्री प्लेट है या कोई भी फ्लास्क है, इसके अंदर ये कल्चर मीडिया भरा होता है। अब ये कल्चर मीडिया भी दो टाइप का हो सकता है, या तो ये लिक्विड हो सकता है या फिर ये सेमी सोलिड हो सकता है, सोलिड या सेमी सोलिड, एगार एगार का जो होता है। ठीक है, अब लिक्विड जो होता है इसको हम सस्पेंशन कल्चर कहते हैं, सस्पेंशन कल्चर कहते हैं। ठीक है, सस्पेंशन कल्चर, इसको हमें बार बार, मतलब ये बेच कल्चर होता है, एक सस्पेंशन कल्चर होता है, बार बार हिलाने की जरूरत पड़ती है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन फ्लो होता रहे, बिल्कुल गैसेज इनको मिलती रहे। ठीक है, तो ये इस तरीके से कल्चर मीडिया होता है। अब कई सारे कल्चर मीडिया है, वो उनके न्यूट्रिएंट्स के आधार पर, उनमें जो इनऑर्गेनिक सोल्ट्स है, विटामिन है, उनके आधार पर अलग अलग कल्चर मीडिया होते हैं, और अलग अलग जो हम टिश्यू कल्चर करते हैं, अलग अलग टिश्यू के लिए अलग अलग कल्चर यूज किया जाता है। जैसे मुरेशिग एंड स्कूक का जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है। 1962 में मुरेशिग एंड स्कूक ने इसको डेवलप किया था, मोस्ट कॉमन है, सबसे ज्यादा यही यूज किया जाता है। इसके अलावा लिंसेमियर एंड स्कूक होता है। B5 मीडियम जो है प्रोटोप्लास्ट कल्चर के लिए यूज किया जाता है। व्हाइट मीडियम सबसे पुराना है, सबसे पहले व्हाइट मीडियम का ही यूज किया जाता था। ठीक है, N6 मीडिया। तो इस तरीके से ये डिफरेंट मीडियम होते हैं जहां हम किसी भी प्लांट टिश्यू कल्चर को ग्रो करते हैं। तो इस तरीके से ये मीडियम सोइल की तरह काम करता है जैसे सोइल काम करती है। इसके बाद अगर हम आगे देखें तो एक फ्लो चार्ट यहां दिखा रखा है कि किस तरीके से किसी प्लांट टिश्यू कल्चर को, प्रोसेस को अंजाम दिया जाता है, उसको कंप्लीट करा जाता है। देखो, सबसे पहले हम कोई एक्सप्लांट लेंगे, मान लो ये यहां पर कोई एक एक्सप्लांट लिया, उसके बाद उसको हम सरफेस स्टरलाइज करेंगे, ब्रोमीन वाटर है, अल्कोहल है, सोडियम हाइपोक्लोराइड है इससे। उसके बाद इनोक्यूलेशन, एक टर्म है इनोक्यूलेशन। इनोक्यूलेशन मतलब किसी भी एक्सप्लांट को ट्रांसफर करना कल्चर मीडिया में अगर हम किसी एक्सप्लांट को ट्रांसफर करते हैं तो वो प्रोसेस इनोक्यूलेशन कहलाती है। ठीक है, इनोक्यूलेशन कर दिया हमने। एक होता है इंक्यूबेशन, चलो वो टर्म भी यहीं समझ लो, इंक्यूबेशन का मतलब है कि किसी भी टिश्यू को, किसी भी सेल को फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करना, फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करने को हम इंक्यूबेशन कहते हैं। तो इनोक्यूलेशन हो गया ट्रांसफर करना, और इंक्यूबेशन मींस फेवरेबल कंडीशन उसको प्रोवाइड करना। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, सब कल्चर करेंगे। सब कल्चर का मतलब अगर हमने लिक्विड कल्चर लिया है तो उस कल्चर को हमें बीच बीच में 4 से 5 दिन के गैप में हमें उसे चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। मान लो ये कोई कल्चर भरा था, इसमें यहाँ एक्सप्लांट हमने रख दिया था, कोई भी एक टिश्यू, तो क्या हुआ, इस कल्चर को हमें 4 से 5 दिन के गैप में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स थे वो सब न्यूट्रिएंट्स इस ग्रो करते हुए टिश्यू ने ले लिए। अब ये न्यूट्रिएंट्स लेस हो गया, इसमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है, तो ये कल्चर काम का नहीं होगा, फिर इसमें फंगस वगैरह भी ज्यादा लगने का डर रहता है, इसलिए हम इसको हर 4-5 दिन में चेंज कर देते हैं। फिर प्लांट धीरे धीरे इन विट्रो डेवलपमेंट होता है प्लांट का, है ना। उसके बाद हम हार्डनिंग करते हैं, एक टर्म है हार्डनिंग। हार्डनिंग का मतलब है कि किसी भी प्लांट को जो हमारी इस पेट्री प्लेट के अंदर या स्लेब के अंदर तैयार हुआ है, उसे हम धीरे धीरे ये सिखाते हैं कि भैया तुझे इस
लेब के अंदर नहीं रहना है, तुझे एनवायरनमेंट में जाना है, वहां डिफरेंट कंडीशन में आपको सामना करना पड़ेगा। इसलिए हम उसे ट्रेनिंग देते हैं धीरे धीरे। पहले हमें उसे ग्रीन हाउस में इसको ट्रांसफर करते हैं, सोइल में ट्रांसफर करते हैं, तो हार्डनिंग होती है, प्राइमरी हार्डनिंग, सेकेंडरी हार्डनिंग, ताकि वो ये सीख सके कि किस तरीके से आगे सोइल में या डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन को उसमें सहन करने की क्षमता आ सके, और फिर नया प्लांट उससे बना दिया जाता है, फुली हार्डन प्लांट उससे बन जाता है। तो ये पूरी एक प्रोसेस होती है, ठीक है। कुछ टर्म आते हैं, रीजनरेशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन। रीजनरेशन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ रूट, शूट और सोमेटिक एम्ब्रियो फ्रॉम कल्चर्ड सेल। हमने कोई भी एक्सप्लांट लिया, उसे यहाँ ट्रांसफर किया कल्चर मीडिया में, तो यहाँ धीरे धीरे उसमें रूट्स निकलने लगेगी, सूट्स बनेगा, तो ये प्रोसेस होती है रीजनरेशन की, ठीक है। अब डी डिफरेंशिएशन क्या होता है? किसी डिफरेंशिएटेड टिश्यू से अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू का बनना, ठीक है। हमने क्या करा, एक्सप्लांट को लेकर आए, सबसे पहले किसी एक्सप्लांट को हमने कल्चर मीडिया पर ट्रांसफर करा, किसी टिश्यू को। ये टिश्यू हमें पता था कि ये रूट थी, ठीक है। ये धीरे धीरे ग्रो होगी और कई सारा एक मास ऑफ सेल बना लेगी, कई सारी सेल्स का एक मास बन जाएगा, टिश्यू बन जाएगा। इस पर्टिकुलर टिश्यू को हम कहते हैं कैलस, ये कहलाता है कैलस। ऐसा टिश्यू का ग्रुप जो अनडिफरेंशिएट हो, इसमें ये ना पता हो कि क्या रूट है क्या शूट है, ठीक है, कौन सी लीफ बनेगी, ये हमें कुछ नहीं पता, केवल कुछ सेल्स का एक ग्रुप होता है, दैट इज कॉल्ड टिश्यू, वो कैलस, ठीक है। तो किसी डिफरेंशिएटेड टिश्यू से अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू बन गया। पहले हमने रूट का टुकड़ा शुरू में यहां लिया था, ये धीरे धीरे ग्रो करके कई सारी सेल्स का एक ग्रुप बन गया, कैलस बन गया। तो रूट जो थी वो डिफरेंशिएट थी, मतलब रूट की सेल थी, बाद में वो अनडिफरेंशिएटेड हो गई, कैलस में बन गई। यहां कोई भी पता नहीं है हमें कि कौन सी सेल रूट होगी, कौन सी सेल शूट होगी, तो ये डी डिफरेंशिएशन कहलाता है। ये प्रोसेस यहां पर आती है। फिर रीडिफरेंशिएशन होता है, मींस इस अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू का जो ग्रुप है, ये कैलस है, उसमें से कुछ सेल्स जो है वो शूट बनाएगी और कुछ सेल रूट बनाएगी, ठीक है। तो कुछ सेल रूट बनाएगी, कुछ सेल शूट बनाएगी। दो टर्म और है, उन्हें भी यही समझ लेते हैं हम। एक होता है ऑर्गेनोजेनेसिस या मोर्फोजेनेसिस, जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस या मोर्फोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस या इसको हम कहते हैं मोर्फोजेनेसिस, मींस किसी भी ऑर्गन का डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गन, किसी भी ऑर्गन का जो डेवलपमेंट होता है उसे हम ऑर्गेनोजेनेसिस या राइजोजेनेसिस, मोर्फोजेनेसिस कहते हैं। अब ये दो टाइप का होता है, या तो रूट बनती है या शूट बनता है। शूट मतलब तना, रूट मतलब जड़। अगर रूट बन रही है तो हम उसे कहेंगे, एक सेकेंड, अगर रूट बन रही है तो वो कहलाएगा राइजोजेनेसिस, और अगर शूट बन रहा है तो वो कहलाता है कोलोजेनेसिस। हमें पता है, अब देखो हार्मोन होते हैं ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन। अगर हम कल्चर मीडिया में ऑक्सिन की क्वांटिटी को ज्यादा रख देंगे, ऑक्सिन हार्मोन की क्वांटिटी को ज्यादा रख देंगे, तो राइजोजेनेसिस की प्रोसेस होगी। अगर हम ऑक्सिन को ज्यादा रख देंगे, ऑक्सिन अगर ज्यादा होगा तो राइजोजेनेसिस होगा, और अगर हम साइटोकाइनिन को ज्यादा रख देंगे तो हमारा शूट फॉर्मेशन होगा, शूट बनेगा, कोलोजेनेसिस होगा। तो ये ऑर्गेनोजेनेसिस या मोर्फोजेनेसिस कहलाता है, ठीक है। ये डिफरेंट टर्म्स है जो इसमें यूज किए जाते हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, तो टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर के कौन कौन से टाइप है, इसमें मतलब कौन कौन सी सेल्स का कल्चर किया जा सकता है। इसके अंदर हमने बताया कि प्लांट का कोई भी सेल हो हम उसका कल्चर कर सकते हैं। जैसे हम कोई एम्ब्रियो ले सकते हैं, जैसे इसको एम्ब्रियो कल्चर, कोई सेल ले सकते हैं, कैलस ले सकते हैं, पोलन ले सकते हैं, कोई ऑर्गन ले सकते हैं, रूट, शूट, लीफ पेटियोल, ठीक है, थ्रोन, कांटे, रूट, शूट, लीफ, हम कुछ भी ले सकते हैं, प्रोटोप्लास्ट ले सकते हैं, मेरिस्टेम ले सकते हैं। अब एक एक कल्चर को हम अच्छी तरीके से थोड़ा थोड़ा इनकी समझ लेते हैं कि कैसे क्या किया जाता है। देखो सबसे पहले आता है
एम्ब्रियो कल्चर। एम्ब्रियो कल्चर के अंदर क्या किया जाएगा कि कोई सीड जो होगा, सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है, उस एम्ब्रियो को निकाल लिया जाएगा, एम्ब्रियो निकालकर उसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा किसी भी कल्चर मीडियम के अंदर और वहां उसको फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करके उसे ग्रो करवाया जाएगा। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कुछ सीड जो होते हैं इनएक्टिव होते हैं। इनएक्टिव सीड जो ग्रो नहीं कर पाते हैं, उनका एम्ब्रियो ग्रो नहीं कर पाता है किसी भी रीजन से, उनका एंडोस्पर्म खत्म हो गया होगा, उनका स्टोरेज फूड खत्म हो गया होगा, इसलिए वो जर्मिनेट नहीं हो पाते, ग्रो नहीं कर पाते। तो हम उसको निकालकर किसी भी कल्चर में ग्रो करवाते हैं, ये एम्ब्रियो कल्चर कहलाता है। इसको हम एम्ब्रियो रेस्क्यू टेक्निक भी कहते हैं, एम्ब्रियो को बचाना। एम्ब्रियो रेस्क्यू टेक्निक एम्ब्रियो कल्चर से रिलेटेड होती है, ठीक है। इसके अलावा सेल कल्चर, किसी भी सेल को लेकर हम उसे कल्चर करते हैं। केलस कल्चर है ना, कोई भी केलस जो बना है उसको कल्चर करना। एक होता है मेरिस्टेम कल्चर। मेरिस्टेम क्या होता है? मेरिस्टेम कल्चर में हम वायरस फ्री प्लांट ले सकते हैं, वायरस फ्री प्लांट हम बना सकते हैं। अब मेरिस्टेम क्या होता है? देखो, प्लांट जो होता है उसमें तीन टाइप के मेरिस्टेम होते हैं, ये टिश्यू होते हैं। सबसे ऊपर होते हैं एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है, दिस इज एपिकल मेरिस्टेम। बीच में मेरिस्टेम जो होते हैं वो होते हैं इंटरकैलरी, ठीक है, और जो लास्ट में होते हैं, जो इसकी मोटाई बढ़ाते हैं, वो होते हैं एपिकल मेरिस्टेम। ये सॉरी इंटरकैलरी है, इसको सही से लिख देता हूं मैं, दिस इज इंटरकैलरी, और ये होता है लेटरल मेरिस्टेम। तो ये तीन मेरिस्टेम होते हैं, ये इसकी मोटाई बढ़ाते हैं, ये इसकी लंबाई बढ़ाते हैं। तो अगर हम इस एपिकल मेरिस्टेम को ले लें, मेरिस्टेमेटिक सेल वो सेल होती है जो कंटिन्यूअसली डिवाइड होती है, लगातार विभाजन करती जाती है, तो हम इसे ले लें तो वायरस फ्री प्लांट हम बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम प्रोटोप्लास्ट कल्चर, किसी भी दो सेल्स के हम प्रोटोप्लास्ट को ले और उनको अगर आपस में मिला दें तो ये प्रोटोप्लास्ट कल्चर होता है। फिर इस सेल को हम ग्रो कराते हैं। इसमें हमें साइब्रिड्स मिलते हैं। व्हाट इज हाइब्रिड? हाइब्रिड तो सब जानते हैं कि दो सेल्स, दो अलग अलग स्पीसीज को मिला दे तो हमें हाइब्रिड मिलता है। साइब्रिड क्या होता है? साइब्रिड का मतलब है कि हमने कोई दो सेल ली, इनके प्रोटोप्लास्ट को अगर हमने फ्यूज करा। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म दो चीजें होती है। साइटोप्लाज्म तो होता है, देखो पहले समझ लेते हैं, ये सेल है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, और इसके अंदर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यहाँ लिक्विड भरा है, दैट इज साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म है। लेकिन अगर मैं इन दोनों को हटा दूं तो इस न्यूक्लियस सहित, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सहित, न्यूक्लियोप्लाज्म सहित साइटोप्लाज्म जो होता है वो प्रोटोप्लास्ट होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, ठीक है। तो हम इन दोनों को मिला देते हैं तो हमें साइब्रिड मिलता है। साइब्रिड के अंदर जो नई सेल बनी है, साइब्रिड के अंदर क्या होता है, मैं ऊपर बना देता हूं, एक मिनट। देखो, साइब्रिड के अंदर क्या है कि हमने कोई भी दो सेल ली, इनके प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज कराया, तो नई सेल जो बनी है उसमें न्यूक्लियर जीन जो है वो किसी एक का ही आता है। मान लो इसका न्यूक्लियर जीन आया, वो केवल किसी एक का ही आता है, जबकि साइटोप्लाज्मिक जो है, साइटोप्लाज्मिक जो जीन है वो हमें दोनों से मिलते हैं, दोनों के साइटोप्लाज्म जीन आते हैं, इसको हम कहते हैं साइब्रिड, ठीक है। तो हमें साइब्रिड मिल सकता है। इसके अलावा पोलन कल्चर, पोलन कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमें हैप्लॉइड प्लांट मिलते हैं, हैप्लॉइड प्लांट मिल सकते हैं, क्योंकि पोलन जो है हैप्लॉइड होता है। हम इसको पोलन को अगर ग्रो करवाएंगे तो हमें जो है हैप्लॉइड प्लांट मिल जाएंगे। हैप्लॉइड प्लांट का क्या यूज है? हैप्लॉइड प्लांट में कोई भी, एक्चुअली क्या है कि इसमें एक सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, और एक सेट होने से इसमें अगर कोई म्यूटेशन होगा तो हमें बहुत जल्दी उसका पता चल जाता है। तो ये पोलन कल्चर होता है। ऐसे ही एक ओवरी कल्चर होता है, वहां ओवरी को हम ग्रो करवाते हैं और उससे भी हैप्लॉइड प्लांट मिल जाते हैं। तो हम डिफरेंट प्लांट्स के डिफरेंट ऑर्गन को यूज कर उनसे टिश्यू कल्चर करवाकर हम नए पौधे बना सकते हैं, और बहुत कम समय में बना सकते हैं, बहुत जल्दी बना सकते हैं, ठीक है। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, यही प्रोटोप्लांट कल्चर के अंदर यही सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन होता है। एक होता है सोमा क्लोनल वेरिएशन। सोमा क्लोनल वेरिएशन मतलब कि जो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन में अगर कोई वेरिएशन आ गए तो उस वेरिएशन को हम सोमा क्लोनल वेरिएशन कहते हैं। तो इस तरीके से प्लांट टिश्यू कल्चर का यूज किया जाता है,
और प्लांट टिश्यू कल्चर एक बायोटेक्नोलॉजी का ही पार्ट था। ये आज की क्लास में हमने इनको देखा। इसी के साथ हम क्लास खत्म करते हैं, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके। थैंक यू।